नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास लोग। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। राष्ट्रगान को लेकर दोबारा ओवैसी ने आग उगा ली है और जिस राष्ट्रगान के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी मरने के लिए तैयार रहते हैं, उसी राष्ट्रगान पर ओवैसी बार बार सवाल उठा रहा है और इसलिए ओवैसी के इरादे पर और धर्म के नाम पर देशद्रोह करने वालों पर आज का बिंदास बोल है। और इसलिए आप सबको हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी प्रतिक्रिया को देने, आपकी प्रतिक्रिया देने और हमारे गेस्ट के पैनल के पास जाने के पहले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन से जुड़े एक अहम आदेश में कहा कि देश भर के सभी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान जरूर बजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमा हॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा और सिनेमा घर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया, जिसे मध्य प्रदेश निवासी श्याम नारायण चौकसे ने दायर की थी। दिलचस्प बात यह है कि चौकसे ने सबसे पहले राष्ट्रगान से जुड़े इस मुद्दे पर करीब 16 साल पहले जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस वक्त 2003 में इस याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा ने की थी, जिन्होंने बुधवार को चौकसे की याचिका के समर्थन में फैसला सुनाया। जस्टिस मिश्रा उस वक्त जबलपुर हाईकोर्ट में उस डिवीजन बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मिश्रा की याचिका पर आदेश दिया था कि जब तक करण जौहर अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम से राष्ट्रीय गान को हटा नहीं देते, उस फिल्म को सभी थिएटर से हटा दिया जाए। लेकिन कुछ लोग राष्ट्रगान का विरोध करने लगे, खासकर ओवैसी जैसे लोग। धर्म के नाम पर राष्ट्रगान का विरोध किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि राष्ट्रगान गाने से कौन सी देशभक्ति का प्रमाण मिलता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रगान को धार्मिक नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। राष्ट्रगान किसी भी देश का सम्मान होता है। राष्ट्रगान से देशवासियों को पहचाना जाता है। हर देशवासी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग न सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जो लोग देश के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते, देश के संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, देश के न्यायालय का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोग फिर अपने आप को भारतीय क्यों मानते हैं? क्यों विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारतीय हैं? जब विदेशों में सुरक्षा एजेंसियां इन लोगों को पकड़ती हैं तो फिर बोलते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन कभी भारत का सम्मान नहीं करते। ऐसे में इन लोगों को भारत में रहने की क्या जरूरत है? अगर भारत से प्यार नहीं है तो जाओ भैया वहां जिससे आपको प्यार है, जो आपके लिए सम्माननीय है। क्यों अभिव्यक्ति की आजादी का गलत मतलब निकालकर लोगों के सामने ढोंग कर रहे हो? अगर खुद राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते तो दूसरों को तो करने से मत रोको। लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोगों को अब जवाब देना ही होगा। इन्हें देश के सम्मान और गौरव के बारे में बताना ही होगा। श्याम नारायण चौकसे वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया गया। भोपाल के बुजुर्ग चौकसे ने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने चौकसे की याचिका पर ही फैसला सुनाया कि हर सिनेमा घर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा और हर किसी को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। 77 वर्ष के चौकसे ये लड़ाई पिछले 16 साल से लड़ रहे थे। ये उनके लिए काफी भावनात्मक मामला है। हुआ ये कि चौकसे कभी खुशी कभी गम फिल्म देख रहे थे और उसमें राष्ट्रगान का दृश्य आया तो चौकसे खड़े हो गए, जिस पर दूसरे लोगों ने ऐतराज जताया। मामला बढ़ा और चौकसे मुद्दे को अदालत में ले गए। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को सही ठहराते हुए करण जौहर की फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम करता है जो राष्ट्रगान और देशहित के दूसरे कार्यों को जी जान से अंजाम देते हैं और अपनाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा।
नहीं समझता कि इससे नेशनलिज्म को फरोग होगा। ठीक है, अब कोर्ट का ऑर्डर है तो सराखों पे है, मगर मैं नहीं समझता कि इससे एक बूस्ट मिलेगा कि हर कोई जो है एक पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इससे नेशनलिज्म को फरोग होगा। ठीक है, अब कोर्ट का ऑर्डर है तो सराखों पे है, मगर मैं नहीं समझता कि इससे एक बूस्ट मिलेगा कि हर कोई जो है एक पेट्रियोटिक और नेशनल। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, वैसे तो महाराष्ट्र में और कुछ राज्यों में पहले से ही ये चल रहा है, राज्य सरकारों ने निर्णय किया है और फिल्म शुरू होने के पहले वहां पर राष्ट्रगान होता है। ओवैसी के कुछ चेले चपाटे छोड़कर सब लोग सम्मान देते हैं और इनके चेले कभी सम्मान नहीं देते तो लोग उनको किस तरीके से सम्मान देते हैं इसके वीडियो भी हम पहले देख चुके हैं। लेकिन क्या किसी राजनीतिक दल के नेता को, हालांकि मैं नेता नहीं मानता उसको, लेकिन भारत की लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी मजबूरी है कि ओवैसी जैसे नमक हराम व्यक्ति को नेता कहना पड़ रहा है। इस नेता का जिस प्रकार से यह बयान है, जिस प्रकार से नेता को यह कहने का अधिकार है कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, उसके बावजूद देश में शांति है, क्या कहेंगे? भारत के संविधान में एक जो प्रोविज़न है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका यह सबसे बड़ा मिसयूज़ का एग्जाम्पल है। और ये इन्होंने जानबूझ के कहा है क्योंकि ये जानते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्राइंड है फंडामेंटल राइट में, उसको तोड़ मोड़ के किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था और उसका पहली बार रेंडिशन हुआ था 7 नवंबर 1875 में, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको गाना नामंजूर कर दिया था कि यह हम नहीं गाएंगे। और इसी के कारण जब 27 दिसंबर 1911 में यह कांग्रेस के सेशन में नेशनल एंथम जो कि आज है, जो जनगण मन है, उसको गाया गया था, तो उसी को जवाहरलाल नेहरू ने डिस्पाइट जो एक नेशनल एंथम एक सजेस्ट करने की कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन अलग थी, लेकिन पंडित नेहरू ने इसी को अडॉप्ट किया और यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सेशन में गाया गया था पहली बार। हालांकि इसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, जॉर्ज पंचम भी आए थे और उसी के ताल्लुक में था। लेकिन मतलब कुछ लोगों का कहना है, हालांकि हम इसके लिए जान देने को तैयार है, हम इसका पूरा सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे संविधान ने इसको राष्ट्रगान कहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जॉर्ज पंचम के स्वागत का गीत। ये इसमें जो इसकी वर्डिंग है, वो वर्डिंग ऐसी लगती है कि वो वर्डिंग किसी एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है और राष्ट्र को नहीं संबोधित कर रहा है, या राष्ट्र की पूरी जनता को नहीं संबोधित कर रहा है। और ये कॉन्टेक्स्ट भी यही था और ये इंटरप्रिटेशन एक है, जानने वाले जो लोग हैं वो करते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय फ्लैग, जो हमारा तिरंगा झंडा है, हम नहीं फहराएंगे। मैंने टेलीविज़न पर देखा, एक उनके प्रोफेसर थे, तो उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं फहराओगे? बोले हम एटोनमस बॉडी हैं, इसलिए हम नहीं फहराएंगे। अब इसमें क्वेश्चन 3 है। पहला ये है कि नेशनल एंथम संविधान में लिखा हुआ है, इसको रिस्पेक्ट देना है और इसको रिस्पेक्ट देने के हर तरीके अडॉप्ट करने चाहिए। और इसका प्रॉपर लिखा हुआ है, कितने मीटर पढ़े जाएंगे, कितना टाइम होगा, कर्टेल नहीं होगा, इसका कोई धुन बदली नहीं होगी, सब लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है, एक पब्लिक को संबोधन है, उत्साह है, या राष्ट्रभक्ति का एक जो कनेक्शन होता है, अगर उसके लिए किया जा रहा है तो क्या गलती है? और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो तो राजनीतिक दल नहीं है। और चौथा ये कि आज के दिन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो दूर दूर से आरएसएस और बीजेपी की बात नहीं सुनेंगे। तो इसमें अब ये बताइए कि अगर ये बात कही गई है तो वैसी कैसे कहते हैं कि इससे देशभक्ति में फ़रोग नहीं होगा? फ़रोग माने बढ़ावा, उर्दू में
तो ये कैसे कहते हैं नहीं होगा? इनको हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे तो होगा। और दूसरी बात यह है कि 1962 के वार के बाद एक ये हम एक एक मुद्दा करके लेते हैं। आपके पास बहुत जानकारी है, हम एक एक मुद्दा लेते हैं। हमारे पास दूसरे पैनल पर जो गेस्ट उनके पास तो चलते मैं हैं। ये कहता और हूं आज मैं ये कहता हाँ। हूं कि इससे डेफिनेटली इज्जत बढ़ेगी, और ये ओवैसी का एक बहुत नैरो अप्रोच है। और मैं समझता हूं कि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स ये इनको हमेशा पीछे ले जा रही है। इनको बिल्कुल पीछे पॉलिटिकल फ्लो ब्रॉड करने के लिए नहीं, ये अपनी नैरो अप्रोच की कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूरत है। अपनी तो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे गलत अप्रोच तरीके से एड्रेस कर बैकवर्ड रहे भी भले क्यों ना हैं। हो, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटरनेशनल भले मुस्लिम क्यों ना वोट हो, बैंक है, लेकिन लेकिन लेने की उसको पूरी गलत तरीके परंपरा से आई एड्रेस है। कर रहे हैं। प्राची अधिकारी हमारे साथ है। प्राची, आप बॉलीवुड से जुड़ी है, आप लोगों की फिल्में थिएटर में लगती है। राष्ट्रगान अगर बजेगा तो लोगों का मान सम्मान और राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव और जगेगा, लेकिन ओवैसी जैसे गद्दारों को यह मंजूर नहीं है। जी, ओवैसी जो हैं वो हमेशा से इस बात की चर्चा करते हुए आए हैं कि किस तरह से, किन मंसूबों से उनका वोट बैंक बढ़े, और किस तरह से जो एक जाहिल जो उनके तबके की जमात है, जो कुछ अनपढ़ गंवार लोग हैं, उनको भड़काया जाए, और जो हमारे भी जो सेकुलर लोग हैं, जो झूठा सेकुलरवाद के नाम पर एक हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, वो उनको उनकी जो भावनाएं हैं कैसे भड़काएं, और ये कैसे दिखाएं कि हर वक्त उनका उत्पीड़न हो रहा है। इस तरह से वो जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि भागीरथी टेम्पल पर जो वहाँ का मंदिर है, उसमें मंदिर में घंटियाँ नहीं बजनी चाहिए, पटाखे दिवाली में नहीं बजने चाहिए। वो तो वार्निंग देते हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे जैसे लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को ये कहते हैं कि राष्ट्रगान जो है उससे कोई हमारी जो है राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं बढ़ेंगी, ये बिल्कुल गलत है। ये ओवैसी का मानसिक दिवालियापन है, और ऐसे लोग किसी दिन राजनीति से बाहर होंगे, क्योंकि जनता इनको समझने लगी है। और अगर बिल्कुल, और आपकी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का क्या मानना है? जी, इंडस्ट्री में सभी लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब मानते हैं। जो छुपे ढंग से भी कई लोग हैं जो बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनका करियर ना खराब हो जाए, या किसी की ऐसी माली स्थिति नहीं होती है कि वो फिल्म के बाहर भी आके काम कर सके, या एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, वो बंदा क्या करेगा, वो डर के ही बैठा रहेगा। इसलिए जो खानों ने कहा वो उनकी जी हजूरी करी, जो जौहर ने कहा वो जी हजूरी करी। तो वो अपनी भावनाएं जो हैं, जो रियल पर्सन होता है वो भावनाएं नहीं जाहिर कर पाते हैं, लेकिन दबे मन से या छुपे भाव से सब कहते हैं कि राष्ट्रगान होना चाहिए। और इसके लिए कोई दोहराई नहीं है कि राष्ट्रगान हो और उसके लिए हम खड़े रहें। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, वो अगर उसको एक्सक्यूज करा जाए वो बात अलग है, वो हर धर्म में माना जाता है। लेकिन प्राची, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा जी। मैं महाराष्ट्र बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैं बचपन से कई फिल्मों के शुरू में गया हूं, और हम लोग खड़े हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी ने बहाना बनाया कि वो बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है। बल्कि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो व्हील चेयर पर आते हैं, लेकिन चेयर पर हाथ रखकर जितना संभव हो सीना तान के राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं। जिनके पैर नहीं है वो भी खड़े होते हैं, लेकिन जिनको मनोदशा, जिनकी विकार है, बीमार है, ऐसे ओवैसी जैसे खड़े नहीं होते। जी हाँ, यही तो बात है ना। ये आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं कि आपकी टांगे तक टूटी हुई है और आप बिल्कुल खड़ा होना चाह रहे हैं, आपका पैर नहीं उठ रहा, आप हाथ उठा रहे हैं। तो यही तो राष्ट्रभक्ति है। यही तो आपके बोलने से ही मुझ में एक अंदर से शौर्य सा आया कि देखो कितना गर्व हो रहा है। तो वो भावनाएं जो होती हैं, ये राष्ट्रवादी भावनाएं जो होती हैं, किसी के कहने पर नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर कोई उसको उजागर करता है तो जरूर उजागर होती है। जैसे अभी मेरी हुई, आपने जैसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और हम खड़े होते थे, तो एकदम से मेरे अंदर का जो एक भारतीय है वो जाग उठा उस राष्ट्र प्रेम के लिए। और ये मेरे चेहरे पर लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमें उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश के लिए अगर हमें एक पैर से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने को तैयार हैं। तो इसलिए अगर अपने राष्ट्रगान के लिए अगर हमें एक पैर पे भी खड़ा होना पड़े तो उसके सम्मान के लिए हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल, इस देश में तो ऐसे भी उदाहरण हैं, हमारे शूरों के, वीरों के, पुराणों से लेके हमारे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा विक्रमादित्य से लेके आज के सेना के जवान भी कई बार सर कट गया। सर ना होने के बावजूद उन्होंने कई दुश्मनों को मारा, उनकी तलवारें, बंदूकें चलती रही। लेकिन जिनको पैर है फिर भी खड़े नहीं होने को तैयार है, क्योंकि मन में देशद्रोह है।
कृतिका खत्री सनातन संस्था की प्रवक्ता हमारे साथ है। कृतिका जी ये बोलिए। ओवैसी ने जो कहा है, कुछ लोग इस माध्यम से राष्ट्रभक्ति है या नहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्हीं का डिसीजन सभी तरफ मान्य होता है। और हमारे संविधान में भी कहा है, उसमें तो कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है कि नेशनल एंथम जो है उसको किस प्रकार हमें सम्मान देना है, किस प्रकार नेशनल एंथम गाते समय हमें खड़े रहना है और सम्मान पूर्वक खड़े रहना है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आकर ये बोलता है कि राष्ट्रगान ये गाने से कोई राष्ट्रभक्ति हम में बढ़ने नहीं वाली है, तो वो किसमें नहीं बढ़ने वाली है, ये यदि वो स्पष्ट करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि देश की 100% जनता तो साथ में है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के साथ में है कि राष्ट्रगान गाने से हमारी जो भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है, वो बढ़ने वाली है और राष्ट्र को सम्मान देने की ये बात है। ऐसे में अगर वो ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इससे कोई राष्ट्रभक्ति नहीं बढ़ेगी, तो वो ये बताना चाह रहे हैं एक प्रकार से कि शायद उनमें ही या अन्य कुछ लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं है, शायद इसलिए वो जागृत नहीं हो पा रही। तो ऐसा एक प्रश्न ही यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि किसमें वो राष्ट्रभक्ति जागृत नहीं होगी, क्योंकि जब सारी जनता तो इस फैसले के साथ है तो फिर किसमें नहीं होगी जागृत, ये एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ समय पूर्व वंदे मातरम को भी इसी प्रकार विरोध हुआ था, तभी हमें लगा था कि अब कुछ समय में जो हमारा जनगण मन है, नेशनल एंथम है, उसी को भी कहीं विरोध ना होने लगे, और आज यही बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं कि ये भी बात हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को ये राष्ट्र के लोगों को बताना पड़ रहा है कि नेशनल एंथम जब हम गाएंगे तो सभी जन सम्मान पूर्वक वहां खड़े रहें और उसका सम्मान करें, और उस पर देश की बाकी सारी जनता नहीं, कुछ लोग जो राष्ट्र को विभाजित करने का इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति है या नहीं ये प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस प्रकार के वक्तव्य देखकर एक दूसरी नई बात ही खड़ा करने का और शायद पब्लिसिटी स्टंट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। बीडी मिश्रा जी के पास चलते। बीडी मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद यह कार्यक्रम करने की नौबत आना अपने आप में बहुत बुरी बात है, लेकिन पिछली बार कोर्ट ने इसको रोक दिया था क्योंकि ये गाने फिल्म खत्म होने के बाद होता था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र में, भाजपा शिवसेना की सरकार जब 93 में आई थी तो बाला साहब ठाकरे के आदेश पर यह शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। कोर्ट के आदेश की जरूरत ही क्या है? कोर्ट के आदेश की ज़रूरत यह है कि हमारी पार्टी पॉलिटिक्स ऐसी है कि अगर आप यूपी में कर दें तो यूपी की गवर्नमेंट वहाँ नहीं करेगी, कि भाई ये बहुत गलत बात है। तो पार्टी पॉलिटिक्स के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब तो शायद तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि ओवैसी ने कह दिया एक टिप्पणी, तो वो भी यही टिप्पणी करें कि इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ये है, सुना मैंने ये है कि ओवैसी शायद विलायत से पढ़े हैं। मैं एक विलायत का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले पेरिस में फुटबॉल मैच हो रहा था एक स्टेडियम में। वहाँ पेरिस के प्रेसिडेंट ओलांदे वो भी गए थे और वहाँ पर आतंकी हमला हो गया। और आतंकी हमले से जब लोग वहाँ से भागे तो नेशनल एंथम गाते हुए निकले थे। वहाँ पर लोग बाहर जब आए तो नेशनल एंथम खड़े होके गा रहे थे। तो अगर यह मान लिया जाए कि भाई नेशनल एंथम से राष्ट्रभक्ति नहीं बढ़ती है, तो क्या वहाँ उनके जख्म पूरे हुए थे नेशनल एंथम से? यह बात नहीं थी। यह प्राइड इन नेशन है, यह प्राइड इन नेशन है। और उनसे उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ी नेशनल एंथम गाने से, लेकिन उनमें स्पिरिट थी। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सभी नेशनल एंथम गा रहे थे। और ये पूरी न्यूज़ मुझे मालूम है कि ओवैसी ने पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो अपने देश के नेशनल एंथम के बारे में छोटी राजनीति करने के लिए यह मुद्दा उठाते हैं। क्योंकि मैंने सुना हुआ है, टेलीविजन पर एक साहब ने हमसे कहा कि इसमें जो भारत भाग्य विधाता है यह हमारे मजहब के खिलाफ है।
ये छोटा दिखाना। कुछ लोग राष्ट्रगान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि हम सिर्फ धर्म को मानते हैं, हमारा धर्म ही सर्वोपरि है। अभिव्यक्ति की आजादी का गलत मतलब निकालकर विरोध। कुछ लोग कहते हैं हमें संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, ऐसे में हमें कोई नहीं कह सकता कि आप राष्ट्रगान गाओ। कोई हमें राष्ट्रगान के बीच में उठकर जाने पर भी नहीं रोक सकता। क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? यही तर्क देते हैं राष्ट्रगान का विरोध करने वाले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान न करना सीधे तौर पर न्यायालय का अपमान है। अगर आप किसी देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान नहीं करते तो आप उस देश के किसी भी स्तंभ का सम्मान नहीं करेंगे। राष्ट्रगान को कुछ लोग देश का सम्मान नहीं मानते। ऐसे लोग जो कहते हैं राष्ट्रगान से कौन सा सम्मान होता है, इससे देश के सम्मान से क्या लेना देना। कोई अगर राष्ट्रगान नहीं गाता तो क्या वो देश का सम्मान नहीं करेगा? ऐसे में सवाल उठते हैं, अगर आप सम्मान के प्रतीक राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर देश का क्या सम्मान करेंगे? राष्ट्र प्रतीकों पर हमला। कुछ लोग सिर्फ राष्ट्र प्रतीकों पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि उन्हें बहुसंख्यक लोगों का विरोध करना है। कुछ लोगों का मानना है कि बहुसंख्यक जिसका भी सम्मान करेंगे उसका हमें विरोध करना ही है। ऐसे में ये लोग राष्ट्र विरोध पर भी उतर आते हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, राष्ट्रगान का विरोध कितना सही है। ओवैसी ने दोबारा हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के सम्मान में जो सम्मान देते 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ लोग जिस राष्ट्रगान को, उसका अपमान किया है। देश में तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे और हमने तय किया कि आपके सामने आप बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेकर आए, जिससे पता चले कि देश क्या कहना चाहता है, आम आदमी क्या कहना चाहता है। और इसलिए सोशल मीडिया के तमाम सारे हैंडल पर आपकी आने वाली प्रतिक्रिया को भी हम लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, हमारे साथ 3 विशेष अतिथि जुड़े हैं। आप स्काइप पर कॉल करके वीडियो में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बीडी मिश्रा जी के पास दोबारा चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, हम देखते हैं कि तमाम ऐसे देश है जहां पर कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का ज्वार इतना ज्यादा है कि अगर राष्ट्रगान शुरू हो जाए तो मरा हुआ मुर्दा भी खड़ा होकर उसके सम्मान में खड़ा हो सकता है। मैं तो फौज में था और हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, इन्हीं दोनों चीज़ों पर हम अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे और तमाम लड़ाइयों में हम लोगों ने झंडा लेके और राष्ट्रगान गाते हुए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत डीप कंसर्न की बात है कि अगर कोई ये कहे कि वो झंडा नहीं फहराना चाहता है या झंडे को सल्यूट नहीं करना चाहता है या राष्ट्रगान जब बज रहा है तो खड़ा नहीं होना चाहता है या राष्ट्रगान में कोई उसको यह नहीं अहमियत लगती है कि इससे अपनी पूरी जनता जुड़ती है, एक राष्ट्र का स्वाभिमान होता है, गौरव होता है और एक राष्ट्र के प्रति संकल्प होता है। अगर कोई आदमी कहता है तो मुझे तो बहुत अटपटा लगता है और मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे आदमी से जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत पार्लियामेंट के लिए चुना गया है और पार्लियामेंट में एक वहाँ पर सांसद है, अगर कोई अनपढ़ आदमी बोलता तो मैं समझता कि शायद जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन अगर वैसे ये बोलते हैं तो मुझे बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। खैर, उनको हम इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में हम उनको इसलिए भी कहना चाहेंगे कि भाई अपने घर में भी इनके भाई का मैंने स्टेटमेंट सुना था, एक लेक्चर वो दे रहे थे और वहाँ पर कहा कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटाओ तो देखो हम क्या करते हैं हिंदुओं का। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है, इनका एजेंडा क्या है,
करना ये क्या चाहते हैं, और देश के प्रति, देश की पूरी ये पार्लियामेंट में बैठे हैं और वहाँ पर सबसे बड़ी इजलास है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन देश के प्रति ये बातें करते हैं, देश के राष्ट्रगान के प्रति ये बातें करते हैं, तो ये तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने तो एक नई परंपरा कोई शुरू नहीं की है, इन्होंने जीना की परंपरा को आगे बढ़ाया है। देश को तोड़ने वाली परंपरा को पाकिस्तान निर्माता ही का आदर्श है, और इसलिए ये नई नहीं, पुरानी परंपरा की नई शुरुआत है। प्राचार्य जी, अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आपने सुना होगा, जो सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था सीता को गाली दी थी, उन्होंने राम को गाली दी थी, और उसके बाद, जैसा कि बीडी मिश्रा जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पुलिस को छोड़ दीजिए, हम इनका कत्लेआम कर देंगे। एक जो है हमारा आदमी 10 को लेकर 100 को लेकर डूबेगा। तो जिसकी मानसिकता इस टाइप की हो, जो इस तरह के देशद्रोह अंदर लेकर चलते हों, और सेम टाइम में वो हमारे देश से ही चुनाव लड़कर आगे आना चाहते हों और सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हों, और धीरे धीरे अपने जो पैर हैं देशद्रोह के, राष्ट्रद्रोह के, वो हर जगह फैलाते हुए इस देश में कब्जा करने की साजिश रच रहे हों, लखनऊ तक पहुंच चुके हों, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? ये जानते हैं, रोज़ हमारे सेना के जो लोग हैं वहाँ मर रहे हैं, हम उनकी यहाँ पर उनकी कुर्बानियों में लोग सैल्यूट देते हैं। हम जब खाना खा रहे होते हैं घर में, हमारे गले से नीचे नहीं उतरता जब हम किसी की डेड बॉडी आते हुए देखते हैं। तो इनको पता है राष्ट्र प्रेम क्या होता है। जो राष्ट्र प्रेमी होते हैं, जो सैनिक हैं, वो तो हैं ही हैं, जो उनके मरने पर जो साथ में रोते हैं उनके घर वालों के साथ, इवन टीवी देखते हुए, वो हम जैसे लोग होते हैं। इन्हें कहिए थोड़ा शर्म करें, किसी औरत की, किसी माँ की, किसी बेटी की हाय ना ले, जो अपने अपनों को खो चुके हैं उस सेना के जवान के रूप में, जो राष्ट्र के झंडे के नीचे लड़ते हुए, राष्ट्र के झंडे पे लिपटी हुई जिनकी बॉडी आती है, ये क्या जाने राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। बीडी मिश्रा जी ने कहा कि हम राष्ट्रगान के लिए और राष्ट्र ध्वज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। इनको मैं सैल्यूट देना चाहती हूँ अपना, और मेरा तो जीवन अब देश के लिए ही समर्पित है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं अब देश के लिए ही करें। तो इस तरह के जो अब ये लोग आ गए हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ओछी राजनीति खेल रहे हैं, इन पे जो है जनता अब थूकेगी, इनका देखिएगा विरोध होगा। ये अपनी जो पोल हैं खुद ही खोल रहे हैं। इनका धीरे धीरे जो इनका जो अंदर की जो भावनाएं बाहर आ रही है कि किस तरह से इनकी नीच सोच है, इसको ये अच्छी बात है कि बता रहे हैं ये क्या सोचते हैं। दिग्विजय ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये जो क्या सोचते हैं, ये जो बता रहे हैं, इससे अच्छा हो रहा है, ताकि लोगों को पता चल रहा है कि जो देश जो टूटा था और देश टूट के जो पाकिस्तान बना था, उसके पीछे कैसे लोग थे, और उस समय जो नेहरू जी ने काम करा आधों को यहाँ रख के, वो कितना बड़ा गलत करा। बहुत गलत इन देशद्रोहियों को रखना। धर्म के नाम पर कट्टरता बढ़ती चली जाएगी। अब कुछ लोगों में भारतीय दिखने के बजाय धार्मिक दिखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ लोग भारतीय दिखने के बजाय अपनी धार्मिक पहचान ज्यादा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग तब अपने आप को भारतीय बताते हैं जब इन्हें धार्मिक आधार पर विरोध का सामना करना पड़ता है। धार्मिक आधार पर फिर से देश के बंटने का खतरा पैदा हो जाएगा। एक बार भारत पहले भी धार्मिक आधार पर बंट चुका है। पहले भी अलग देश बनाने की मांग करने वाले मुस्लिम नेता राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया करते थे। जिन्ना ने सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान शुरू किया था, और जिन्ना का यही अपमान एक दिन भारत को धर्म के आधार पर बांट गया। भारतीय नहीं धार्मिक दिखने की उत्सुकता है आज लोगों में। आज जिधर देखो धार्मिक दिखने का चलन बढ़ गया है। भारत की संस्कृति हमेशा से खुले विचारों वाली रही है, लेकिन अब इस संस्कृति को धार्मिकता के आईने में ढाल कर देखा जा रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं। कुछ जगहों को देखकर तो अब ऐसा लगता है जैसे आप भारत में नहीं किसी ऐसे आतंकी देश में रह रहे हैं जहां हर ओर शरिया कानून लागू है। राष्ट्रगान का अपमान बढ़ जाएगा। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब भारत में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान बढ़ने लगा था। जिन्ना के कहने पर लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने लगे थे। ऐसे लोगों ने धर्म के नाम पर अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। वैसे अब भारत में धर्म की आड़ में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान शुरू हो गया है। नेता वोट बैंक के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विरोधियों का पक्ष लेते रहेंगे।
कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। इन्हें ना तो राष्ट्र के सम्मान से कोई मतलब है और ना ही भारत के बंटवारा होने से। इन्हें भारत की संप्रभुता से कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों का ऐसे ही सम्मान करते रहेंगे। जब देश का बंटवारा हो जाएगा तो फिर से ये वही राजनीति शुरू कर देंगे। कृतिका जी, आप क्या परिणाम देखती है ऐसे कुप्रवृत्ति का? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राची जी ने कहा, मैं उसके बहुत साथ हूँ और उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगी कि इतने कड़े शब्दों में विरोध किया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे राष्ट्र प्रेम जागृत होगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर इतना सा ही है कि किसमें जागृत नहीं होगा राष्ट्र प्रेम? क्योंकि अगर उन लोगों में नहीं जागृत हो रहा है, यानी जिसमें नहीं है उसी में जागृत नहीं होगा। और कैसे उनमें राष्ट्र प्रेम नहीं है ये तो उनके पहले के वक्तव्य भी बता चुके हैं हमें। वंदे मातरम का विरोध हो या 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम इतने लोगों को मार देंगे, इस प्रकार के वक्तव्य से तो पहले भी वो ये बात बता चुके हैं और पूरी देश की जनता को ये बता चुके हैं कि कैसे शायद उनमें ही राष्ट्र प्रेम है या नहीं, ये प्रश्न वो स्वयं ही खड़ा कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये केवल राष्ट्र प्रेम की ही बात नहीं है या राष्ट्रगान के ही सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ये समुचित सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका भी अपमान है। तो हमारा जो संविधान बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, वो सबसे ऊपर है। तो एक तरफ तो वो ये बोल रहे हैं कि उसका आदेश है तो हमें मानने हैं, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि उससे राष्ट्र प्रेम जागृत नहीं होगा। तो ये कौन सा दोगलापन है और ये कौन सी राजनीति वो करना चाहते हैं? वो एक तरफ ये बोलना चाहते हैं कि हम सम्मान करते हैं और वो एक तरफ ये बोलना चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते। तो उनका तो इतिहास ही जो है वही हमें बता रहा है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार का वक्तव्य वो इस भारत देश में देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को देश में हम रखते हैं तो हम स्वयं एक भारतीय होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य इस देश में नहीं सहन किए जाएंगे। और इतिहास की पुस्तक आप उठाकर देख लें तो रजा अकेडमी से, रजा जो पूरा सब है उससे उनका क्या क्या संबंध है, उससे हमें शायद कुछ बातें ध्यान में आ सकेंगी। प्राची जी कुछ कहना चाहते? जी, उवैसी जी हैदराबाद में बड़े लैंड माफिया के रूप में जाने जी मत लगाइए, जी मत लगाइए। सुदर्शन पर ओवैसी को जी लगाना मना है। मैं कुछ टिप्पणी कर रही थी, आपने सुना नहीं। मैंने कहा बड़े लैंड माफिया के रूप में जाने जाते हैं। इनके बिजनेस जो हैं अगर इसकी जांच हो जाए तो जेल के अंदर होंगे। ये राष्ट्रद्रोही तो है ही हैं, ये लैंड कब्जाने के लिए भी बड़े शातिर माने जाते हैं। जो बीच में और इन्होंने लैंड केवल कब्जाई, वो सामान्य लैंड नहीं है। जी जी, हमने तो साक्ष्य और तथ्यों के साथ सुदर्शन पे दिखाया था कि जिन मुसलमानों की ये बात करते हैं उनके कब्रिस्तानों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। इसने उन कब्रिस्तानों में जहां मुर्दे गाड़े हुए उस लैंड को भी बिल्डर माफिया को दिया, और वो भी कोई मुसलमानों के लिए अपार्टमेंट नहीं बनी। हैदराबाद की सबसे महंगी अपार्टमेंट वहां पर बनी जिसमें एक भी मुसलमान नहीं रहता। इनका जो कॉलेज है, जैसे मैं एक दिन एक मोमिन से ही बात कर रही थी। मैंने कहा आपके लिए उन्होंने क्या करा है जो MIM को आप वोट देते हैं? तो बोले नहीं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? जो उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एक गरीब मुसलमान का बच्चा दिखा दो मुझे। सारे वहाँ राव रेड्डीज और अमीर अरबपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे तो कोई नहीं पढ़ता। तो उनका मुंह इतना सा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो भी, क्योंकि ओवैसी को मुसलमानों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है, उनको जिहादी बनाना है। और दूसरी चीज ये है, एक सोच और भी है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, क्योंकि जो कि वो मोदी सरकार की है, ये जो कि वो बीजेपी की है, तो हर चीज को ये राष्ट्र ये इसके पीछे उसके अगेंस्ट रहेंगे। चाहे वो मोदी सरकार के समय में चल रहा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। इन अनपढ़ों को, ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इन लोगों को, जाहिलों को ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट किसी के भी बहकावे में नहीं आता। वो अपना स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए। अगर वो प्रधानमंत्री को भी अगर कुछ गलत देखते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले है इस देश में उस निर्णय लेने पर। तो इनके जो पढ़े लिखे
के अनपढ़ लोग हैं, जो लोगों को भड़काने का, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, इनको पहले अपनी जो मैथमेटिक्स है, जो होमवर्क है, वो सही करना चाहिए। उसके बाद इन्हें फील्ड में उतरना चाहिए इतनी तुच्छ राजनीति करने के लिए। अब इन्होंने एक नियम बना लिया है कि हर तरह से गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेगी, ये उसका विरोध करेंगे, चाहे वो अच्छा होगा, भले इनके हित में हो तो ये कहेंगे मोदी जी ने सही तो करा है लेकिन इसलिए करा होगा, मोदी जी ने वो गलत करा है। मतलब ये हर चीज जो गवर्नमेंट करती है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये निर्णय तो गवर्नमेंट ने नहीं, कोर्ट ने किया है। हाँ, ये वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मोदी शासन में चल रहा जो सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर इन पढ़े लिखे जाहिलों को ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतंत्र फैसले लेता है, अगर उसे प्रधानमंत्री पे भी कोई कार्रवाई करनी पड़े, कोई शिकायत दर्ज होती है तो प्रधानमंत्री पे भी कार्रवाई हो सकती है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है हमारे देश में, राजतंत्र नहीं है। ना शिया का कानून है कि कोड़े लगेंगे। तो ये जो लोग हैं ये 17वीं शताब्दी में चलते हैं, ये स्टोन एज में चलते हैं। हम लोग जो हैं आगे की तरफ, मून की तरफ, यानी कि चंद्रमा में जाने की सोचते हैं कि 7वीं शताब्दी में है जी, 7वीं शताब्दी में है। बीडी मिश्रा जी, हमने देखा कि ममता बनर्जी सेना पे राजनीति करती है, कोई चुनाव आयोग पे करता है, देश की स्वतंत्र जो संस्था है वो निर्णय करती है, फिर भी होता है। अब तो ओवैसी ने हद कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उसको मोदी से जोड़ के देखा। यह ओवैसी की एक बहुत सोची समझी रणनीति है, और यह एक एक्शन नहीं है, एक अटरेंस नहीं है, यह चेन का एक कड़ी है। और यह कड़ी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यही फॉलो किया था। सबसे पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक और पलटा मारा और फिर विरोध करने लगे। उसके बाद एक और पलटा मारा, फिर वो धर्म पर चले गए। उसके बाद एक और पलटा मारा और ये कहा कि ईदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। तो ये भी अभी संवैधानिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये तमाम विरोधी लेक्चर देंगे। उसके बाद ये हड़ताल और धरने पर जाएंगे। उसके बाद तोड़फोड़ पर जाएंगे। उसके बाद हथियार उठाएंगे। और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का इन चार फेजों में ये नेतृत्व करना चाहते हैं। हर छोटी चीज से इस्लाम खतरे में हो जाता है। और मुझे अभी इनके व्यक्तित्व, इनके बात से एक बात याद आ रही है कि एक जो हमारे लास्ट अंग्रेज जनरल थे, उनकी बहन का मैंने यूट्यूब में देखा था। उनकी बहन ने कहा व्हेन आई मेट जिन्ना, मेरे भाई ने बताया कि व्हेन आई मेट जिन्ना, तो उन्होंने मुझसे, मेरे भाई ने कहा कि उनकी बहुत कोल्ड आंखें थी और कोल्ड उनका पर्सनालिटी थी। तो इस आदमी से सतर्क रहना, ये डुअल पर्सनालिटी का है। और सेम टाइम में उन्होंने सरदार पटेल के लिए कहा था कि ये आदमी जो है स्पष्टवादी है और देश के लिए अच्छे फैसले लेगा। तो ये दो बातें उन्होंने कही थी कि ये बहुत महत्वाकांक्षी और ये कुछ भी कर सकता है। तो ये कहीं पर मुझे बाद में नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर आपको। ये लास्ट कोई कर्नल थे उनकी, नहीं, लास्ट हमारे भारत के स्वतंत्रता के बाद जॉन लोखर्ट थे, उसके बाद जॉन बूशर, जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज हाँ, रखे थे। जॉन लोखर्ट अंग्रेज थे, वो लास्ट, उनकी बहन ने कहा था। और जॉन बूशर थे जो राष्ट्र थे। जी जी, उनकी बहन का ये स्टेटमेंट था कि मैं जब अपने भाई के साथ मिली तो मेरे भाई ने आने के बाद कहा कोलकाता में कि ये आदमी बहुत कोल्ड एंड नम है और ये बहुत महत्वाकांक्षी है, ये भारत को तोड़ देगा। और बाद में कुछ सालों बाद यही हुआ, इसने तोड़ के दिखाया। और ये कुछ भी कर लेकिन ओवैसी को तोड़ने नहीं देंगे प्राची हम। ना वो भारत अलग था। अब ये गलती हिंदुस्तान दोबारा कभी सहन नहीं करेगा, ना होने देगा। चौहान जी, वो भारत विनम्र भारत था, ये भारत क्रांतिकारियों का भारत है। और हर समय जो है अहिंसा करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जो तोपों की सलामी नहीं मानते, वो तोपों की नोक से निकली हुए बारूद को मानते हैं। और अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए तो ईंट का जवाब एटम बम से दिया जाता है। अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उनको किस तरह से जवाब देना है वो भी हमारी भारतीय सेना जानती है, भारत का कानून जानता है। जो आदमी देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करता है, उसके फैसले को चैलेंज करता है, वो राष्ट्रद्रोही नहीं तो क्या है। इससे पहले जेल गए तो उसके बाद आने के बाद बोले फिर से जेल भेज के दिखाओ। इनको पता नहीं है, इनको अगर अब जेल होगी तो बहुत कड़ी होगी। कृतिका जी कुछ कहना चाहती है? इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कुछ समय पहले जिन्होंने ये बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, इनके भाई ने, देख लेंगे, उनके लिए ये एक बात है
कि 52 सेकंड सिर्फ लगते हैं नेशनल एंथम के लिए, जनगण मन गाने के लिए केवल 52 सेकंड लगते हैं। तो ये 52 सेकंड आप इस देश को दे दो तो पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये बात भी आज मैं ओवैसी को कहना चाहती हूँ यहाँ पर। तो अगर वो 52 सेकंड नहीं दे सकते इस देश के लिए, तो वो क्या देश प्रेम समझेंगे, वो क्या इस देश की कमान संभालेंगे, उनमें क्या राष्ट्र प्रेम होगा, क्या देश के लिए भक्ति उनमें निर्माण होगी। एक तरफ तो हर दिन पाकिस्तान हमारे जवानों पर इतने अटैक कर रहा है, आए दिन 3, 4, 5, 6 अलग अलग जगह पर जवान मर रहे हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी को शर्म नहीं आती ये बयान देते हुए कि राष्ट्र प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा, राष्ट्र भक्ति कैसे लोगों में जागृत हो जाएगी। तो वो अंदर होगी तो जगेगी ना, ये यहाँ है नहीं तो कैसे जगेगी। और इसलिए ये सवाल देना चाहूंगी और सुदर्शन चैनल का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने ये विषय उठाया और पूरे भारत देश के सामने एक आदर्श रखा है कि अगर हमारे देश के विरुद्ध कोई जाएगा, हमारी राष्ट्र भक्ति के ऊपर कोई प्रश्न उठाएगा, तो हम सब चुप नहीं बैठने वाले। इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी राष्ट्र प्रेम की बात पूरे भारत देश तक पहुंचाएंगे और समूचा देश जो इस निर्णय के साथ है वो सभी इसको अभिनंदन करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, हम आप तीनों से एक एक करके उपाय पर जाने के पहले परिणाम भी देख लेते हैं कि परिणाम क्या हो सकते हैं। जो अभी हमने देखे बीडी मिश्रा जी, हम अगर परिणामों को देखें उसके बाद हम उपाय पे जाएंगे। एक एक परिणाम मैं तीनों से समझना चाहता हूं कि ओवैसी जैसे लोगों का नंगा नाच ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होगा। बीडी मिश्रा जी। भारत में जो हिंदू मुस्लिम दो धर्म हैं ये डिवाइड हो जाएंगे और मुसलमानों का एक स्टैंस हो जाएगा कि हम ओवैसी को फॉलो करें, क्योंकि ओवैसी सिर्फ धर्म की बात करता है, भारत की बात नहीं करता है। तो भारत का दर्जा नीचे हो जाएगा और धर्म का दर्जा ऊपर हो जाएगा। प्राची, परिणाम देखिए, जो भी परिणाम ये है कि ऐसे लोग में, जो मेरा मत थोड़ा अलग है, जो कुछ कट्टर मुसलमान हैं और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो लॉ से डरते हैं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इनको सही ठहराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इनको मानसिक दिवालियापन का घोषित करते हैं इनका। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो समझदार हैं वो, अगर उनको ढंग से रहना है, ये तो उपाय हुआ, हम उपाय पे आएंगे। परिणाम, इसका परिणाम यही है कि इनसे जो पढ़ी लिखी जमात है, जो हम जैसे लोग हैं, वो तो इनसे और नफरत करेंगे। और अगर ये ऐसा ही करते रहे तो ये किसी दिन सलाखों के पीछे होंगे या फिर व्यक्तिगत कारणों से ये अपने आप को खुद ही भुगतेंगे। तो ये जो कर रहे हैं, ये देशद्रोह की भावनाएं जो लोगों पे उत्पन्न करा रहे हैं। कृतिका जी, परिणाम इसका ये हो रहा है कि देश के टुकड़े हो रहे हैं इस माध्यम से। तो हम इस देश की सरकार को और प्रशासन को ये आह्वान इस माध्यम से करना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लॉबीज जो इस प्रकार से देश को इस बयान के माध्यम से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हमारे ही देश में बैठे हुए देशद्रोही सो कॉल्ड इस प्रकार से हमारे देश के ऊपर परिणाम डाल रहे हैं, तो उन्हें 52 सेकंड के लिए भी अगर नेशनल एंथम में वो खड़े नहीं हो सकते या उससे उनकी राष्ट्रभक्ति नहीं बढ़ सकती, तो ऐसे लोगों को 52 सेकंड भी इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, अब हम उपाय की दिशा में जाते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। पहले स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान हो। कुछ लोग तो इसी पर सवाल उठाते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान न करने वालों को सजा क्यों दी जाए, क्योंकि इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन इन लोगों को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं कि ये लोग देश का विरोध करके सबसे बड़ा अपराध करते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। जो लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कैसे किसी देश में सरकारी सुविधाएं दी जाएं? वैसे भी इनमें से ज्यादातर लोग ना तो टैक्स भरते हैं, ना ही सरकारी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि इनके काम ही ऐसे होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। धर्म के आधार पर लोगों को राष्ट्र विरोधी न बनाया जाए। कुछ लोग दूसरे धर्मों का अपमान करके ही अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने भाषणों से गरीब और अनपढ़ लोगों के मन में देश विरोधी भावनाएं बढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो धार्मिक आधार पर अपनी पार्टी बनाकर सत्ता की चाबी अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को धर्म से न जोड़ा जाए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान करने को लोग धर्म से जोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने धर्म की व्याख्या अपने अनुसार कर ली है।
किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करें या फिर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना आपके लिए हराम है। अब हम उपाय की दिशा में तीनों पैनलिस्ट के पास चलते हैं। प्राची अधिकारी, उपाय। वोटिंग राइट्स छीने जाएं ऐसे लोगों को जिनको किसी भी देश की संविधान की किसी भी चीज़ में डाउट है, अगर राष्ट्रगान में अगर डाउट है तो उनको ना इस देश में कोई भी इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए, उनकी जो सदस्यता है वो भंग करी जाए। उनके सिविल राइट को भी निकाला जाए, नागरिक सुविधाओं को भी निकाला। बिल्कुल, अगर उनको जब उनको यकीन ही नहीं है तो बिल्कुल उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। लोग ये बोल रहे हैं कि उससे राष्ट्र प्रेम नहीं जागृत होगा, तो वो एक प्रकार से उच्च सर्वोच्च न्यायालय का ही अपमान कर रहे हैं। तो ये बात मान्य की जाए इस प्रशासन द्वारा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई और कोर्ट सो मोटो एक्शन ले। बीडी मिश्रा जी, मुझे ये लगता है कि इसमें दो पैरेलल हैं और एक भिंडरान वाले हैं और एक जाकिर नायक है, और इन दोनों को लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत इनको आगे बढ़ाया था। तमाम पार्टियों ने इनको अनुदान दिया, इनको वेपन्स दिए और इनके लिए इकट्ठा करते थे ऑडियंस। लेकिन जब इनका पता लगा कि जब देश में विरोध होने लगा कि ये क्या हो रहा है, तब सरकार ने एक्शन लिया। मैं समझता हूँ कि एक्शन निप इन द बड होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश को भड़का रहे हैं और देश को तोड़ने की दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने आज आपके सामने इस मुद्दे को रखा। कार्यक्रम के आखिर में मैं टीवी के सामने बैठे हुए तमाम हिंदुस्तानियों को देश विदेश में जहां जितने भी वजह हो आह्वान करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए टीवी के सामने खड़े हो जाए। हमारे गेस्ट पैनल के लोग भी टीवी के अपने चेयर पर जहां बैठे वहीं पर खड़े हो जाए। हमारे स्टूडियो में, न्यूज रूम में तमाम जो सारा सुदर्शन परिवार का सदस्य समूह है वो भी खड़ा हो जाए। टीवी के सामने अगर आप मोबाइल पर भी इसको देख रहे तो भी, पैड पर, लैपटॉप पर देख रहे तो भी, ओवैसी जैसे लोगों को ना केवल बोल के बल्कि अनुसरण करके हम जवाब देंगे। इस वक्त सेना के जवान भी जो सीमा पर देख रहे हैं वो भी खड़े हो जाए। तमाम वो तो खड़े हो गए ही, ऐसे सारे लोगों को हम आह्वान करते हैं कि हम राष्ट्रगान 52 सेकंड तक चलाएंगे। तमाम लोग टीवी के सामने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान के लिए खड़े हो और ओवैसी जैसे गद्दारों को जवाब दो। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा।